सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स को आज कवर करेंगे, जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन एक्ट और फेमा, सोशो कल्चर एंड CSR। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जो ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें मैंने जो है पूरा सिलेबस 8 बुलेट में कैटेगराइज किया था। तो बुलेट 1 जो है हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दी थी और उसके कुछ पॉइंट्स, जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे, वो हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमारी क्या आती है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। और जब हम फॉरेन में अपना जो बिज़नेस सेटअप करते हैं तो उसकी वहाँ की क्या पॉलिटिक जो है, जो गवर्नमेंट है वहाँ की क्या स्टेबिलिटी है और वहाँ की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, हम उनके बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द regulation of business. The political environment with respect of business environment include all the rules and regulations, law and the role of government in the day to day functioning of the organization. तो जो भी पॉलिटिकल के, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बिजनेस कितना सक्सेस होगा या फिर वहाँ पर जैसी हमारी एक्टिविटी होंगी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और जो भी हमारी डे टू डे की फंक्शनिंग होती है बिजनेस में, उसमें मेजर रोल प्ले करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। जैसे अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया या वहाँ पर कुछ लॉ बना दिया कि आप इस तरीके की प्रोडक्ट नहीं बना सकते या ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट का एक रोल जो है बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वहाँ पर रन कर सकता है ईजिली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस एक्टिविटी की क्या क्या रोल है गवर्नमेंट के। सबसे पहले अगर एक आपको बिजनेस जो है सेटअप करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस बिजनेस को क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले परमिशन ऑफ फॉर्म्स। अगर आपको एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बिजनेस नीड टू रजिस्टर। तो आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर होना ज़रूरी है, उसके लिए आपको परमिशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब जब बिजनेस आप जो स्टार्ट कर रहे हो, इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि जो आप प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हो, तो वो कस्टमर को वो सारी जो आप फैसिलिटी देना चाहते हो वो दो, और कस्टमर के साथ कुछ अनफेयर ना हो, इसका भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें यही बताता है कि अगर कस्टमर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है या उसको कुछ उसके साथ अनफेयर हो रहा है, तो वो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है इंटरेक्ट करती है और बिजनेस से को जो बिजनेस ऑनर है वो उसके लिए लाइबल है और उसके लिए वो उसको जो है जुर्माना या पेनल्टी के तौर पे देना पड़ता है अगर कुछ उसके कस्टमर के साथ अनफेयर होता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ द कस्टमर, प्रोटेक्ट करती है कस्टमर को। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, अगर एम्प्लॉय के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोटेक्शन भी देती है। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय के राइट है कि उसको सैलरी टाइम पर मिले, उसके जो वर्किंग आवर हैं वो टाइम पर हो। ठीक है, आप उससे ज़्यादा वर्क ना कराएं, जो स्किल्स हैं उसके ध्यान दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो एम्प्लॉय की जो भी प्रोटेक्शन की है, वो सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट ध्यान देती है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करे, मतलब आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जो गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप करती है, देखती है इन चीज़ों को कि आप वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इको फ्रेंडली हो, या अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप ध्यान दें। प्रोटेक्ट द पब्लिक एंड एनवायरनमेंट, तो पब्लिक को भी प्रोटेक्ट करती है, कंज्यूमर को भी, प्लस एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे लीगल एनवायरनमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट में हम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लीगल एनवायरनमेंट मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम्ड टू रेगुलेट द बिजनेस लॉज आर फॉर्मुलेटेड टू स्मूथन द वर्किंग एनवायरनमेंट। तो कुछ लॉज बनाए जाते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जो बनाती है कि जो बिजनेस है वो स्मूथली रन हो सके। कुछ पॉलिसीज़ बना दी, कुछ रूल्स बना दिए, ठीक है, कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप जो आपका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है तो उसके क्या क्या लॉज हैं
कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी ज़्यादा ना चलाए, अपनी मनमानी ना करे, तो इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं, ठीक है, और वो बिजनेसमैन को फॉलो करनी पड़ती हैं। तो कंज्यूमरिज्म इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट इट टू हेल्प प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट इन्फ्रिंज कंज्यूमर राइट्स टू फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो भी बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो जो कस्टमर को प्रोडक्ट मिल रहा है वो सही मिले, ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ सब फेयर हो, अनफेयर ना हो, इसके लिए ध्यान दिए जाते हैं और कुछ प्रोटेक्शन या कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमरिज्म, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव क्या क्या इफेक्ट है? इंक्रीज इकोनॉमिक आउटपुट एंड क्रेडिट जॉब्स, ठीक है, लीड्स टू इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट इज प्रमोट कॉम्पिटिटिव बिटवीन कंपनीज, कॉम्पिटिटिव को प्रमोट करती है। अलाउ फॉर अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स, जब आप कॉम्पिटिटिव की बात करते हो या इन सब चीज़ों की बात करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, जो कस्टमर है उस तक बहुत सारे जो है प्रोडक्ट पहुँच सकते हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वारंटी गारंटी सब चीज़ें दी जाती हैं। प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर्स के जो भी राइट्स हैं वो उसे प्रोटेक्ट करती है। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? मिसयूज़ ऑफ लैंड एंड रिसोर्स, अगर बिजनेस बना है, बिजनेस का जो सेटअप है तो वहाँ के जो रिसोर्स हैं, जो लैंड्स है, उसका मिसयूज़ होता है। एक्सपोर्टिंग पॉल्यूशंस होता है बहुत सारे प्रोडक्ट में, ठीक है, अगर प्लास्टिक का कुछ मटेरियल बन रहा है तो बहुत सारे पॉल्यूटेड होता है। वेस्ट ऑफ फॉर रिच कंट्रीज टू पुअर कंट्रीज, अब जो बहुत सारी जो रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो जो पुअर कंट्रीज हैं वहाँ जाकर अपना बिजनेस सेट करती हैं और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम कर लेती हैं। ओबेसिटी टू ड्यू टू एक्सेस कंजम्पशन, अब जो कंजम्पशन, जो बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जो बाहर के हम खा लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक ओबेसिटी का भी जो है रीज़न है। अ साइकिल ऑफ वेस्ट, बहुत सारे जो है वेस्टेज होती है जिसकी वजह से बहुत सारी जो है पॉल्यूशन और गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारे नेगेटिव इफेक्ट है। और पॉजिटिव क्या था कि जॉब्स बढ़ती हैं, कंपनियां बिजनेस सेट होंगे तो ठीक है, यहाँ पर देखिए जॉब इफेक्ट हो रहे हैं और वेल्थ कंपनी की इंक्रीज हो रही है, कॉम्पिटिटर को प्रमोट कर रहे हैं, बाहर की कंपनी आ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी, नई अपडेट्स होंगे तो कंपटीशन बढ़ता है, तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है कस्टमर को मिलते हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा पुराना था वो उसको रिप्लेस कर दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। जो पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसको चेंज कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसको ऑल्सो कॉल्ड कॉपरा, इसे हम कॉपरा भी कहते हैं। इनएक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर, ये प्रोटेक्शन के लिए द एक्ट इंट्रोड्यूस the establishment of Central Consumer Protection Authority CCPA by the central government. It shall also be responsible for protecting right of consumers as a class and shall further ensure that no person engaged in unfair trade practices and that no misleading advertisement are made. तो जो भी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बेसिकली नीड क्या है कि कस्टमर के साथ जो है वो अनफेयर ना हो सके, कुछ एडवर्टीजमेंट ज़्यादा अच्छी एडवर्टीजमेंट दिखा दी या कुछ बैड इम्पैक्ट ना हो, या जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो उसके अंदर कंटेंट है, जो भी उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो सही क्वालिटी में यूज़ हो, ठीक है। एक्सपेंड द स्कोप ऑफ इन्वॉल्विंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अब जैसे जो पुराना जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, अब पहले के टाइम पे जो है वो आप देखते थे कि पहले जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन नहीं मिलते थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगी है। अब जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगी है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट होने लगी। तो पहले तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारी चीज़ें अमेंड हुई, लेकिन उसके बाद देखा गया कि इतने सारे अमेंडमेंट से बेटर है कि हम कुछ नया करा जाए, तो फिर इसको है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पूरी तरीके से इसे बदल दिया गया। इट रिप्लेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो 1986 में बहुत अमेंडमेंट हुए, 2002 अमेंडमेंट हुए, 2000, तो ये अमेंडमेंट के बाद जब देखा गया कि बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए हैं, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इस जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पूरी तरह बदल दिया जाए। तो रिप्लेस हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के साथ। ये कुछ लॉज हैं जो जनरली यूजीसी में पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, बेसिकली ये ईयरली वाइज और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो मैंने यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट 1952,
द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1954 में आया, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ट्रेडमार्क एंड मर्चेंडाइज मार्केट एक्ट 1958, ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी 1980। अब इसके क्या फीचर्स हैं? दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल काइंड ऑफ गुड्स। ये जो है, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक्ट की बात हो रही है तो ये जो है इस सब पर ही अप्लाई होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक एग्जाम्पशन। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पशन भी दी जाती हैं मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्पशन देती है, लेकिन ये जो सर्विसेज है, गुड्स है, ये सब पर ही एप्लीकेबल है कि अगर जो है ट्रेड में कुछ अनफेयर हो रहा है कस्टमर के साथ तो वो इन चीज़ों पे केस कर सकता है, या जो भी अनफेयर हुआ है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ऑल दिस सेक्टर और वेदर दे आर प्राइवेट, पब्लिक और कॉरपोरेटिव, पर मतलब पब्लिक है, प्राइवेट है, कॉपरेटिव है, तो ये सभी के अंदर ये एक्ट कवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेन अथॉरिटी। मेन अथॉरिटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कौन कौन सी अथॉरिटी है? तो सेंट्रल है, एक स्टेट है और एक डिस्ट्रिक्ट है। तो पहले हम देखते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि है सेक्शन 4 to 6। तो पहले हम सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 में बताया गया कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके अंदर मेंबर कौन कौन से होंगे और किस तरीके से उनका सिलेक्शन होगा, और मीटिंग होगी तो वो किस तरीके से होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं मेंबर, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी notification established with effect from such date as it may specify in the notification. In that notification, the Central Consumer Protection Council to be known as the Central Council. तो obviously इसे Central Council के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, the Central Council shall be an advisory council that consist of the following members। तो ये कुछ members के बारे में बताया गया है। The member in charge ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वो क्या हो, डिपार्टमेंट का जो है इंचार्ज होना चाहिए मिनिस्ट्री में, ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, हु शैल बी अ चेयरपर्सन, तो वहाँ को चेयरपर्सन होना चाहिए। सच मेंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो अगर जो अदर मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ प्रिस्क्राइब बताया गया है। प्रोसीजर फॉर द मीटिंग, तो क्या क्या प्रोसीजर है सेक्शन 5 में बताया गया है। द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एज एंड वेन नेसेसरी, जब नेसेसरी होगा तो वो मीटिंग हो सकती है, बट एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ काउंसिल शैल बी हेल्ड एवरी ईयर, तो एवरी ईयर एक मीटिंग होना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर कुछ नेसेसरी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़रूरी होती है तो वो मीटिंग हो सकती है। द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरपर्सन मे थिंक फिट, तो जब भी ये चेयरपर्सन चाहेंगे या जब वो उनको लगता है तो उस अकॉर्डिंग वो मीटिंग हो सकती है। एंड शैल ऑब्जर्व such procedure in regard to the transaction of its business as may be prescribed, तो जो भी बिजनेस में जो भी इफेक्ट हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके रिगार्डिंग वो मीटिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये सेक्शन 6 में बताया गया है कि मार्केट को प्रोटेक्ट करना है बेसिकली, और जो इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, कि जो कस्टमर है उसको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो किस क्वांटिटी में कस्टमर तक पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे एक कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप इससे ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकते, कुछ फूड प्रोडक्ट होते हैं या कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं, तो फिर उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, तो ये सब उसमें डिफाइंड होता है कि ये जो है कस्टमर तक इस तरीके से डिलीवर होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सेक्शन 7 में बताया गया। मेंबर, द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो स्टेट गवर्नमेंट में चेयरमैन होना चाहिए। ठीक है, द सच मेंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सच नंबर ऑफ द अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉट एग्जिस्टिंग 10, तो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। प्रोसीजर फॉर द मीटिंग, अब इसका क्या प्रोसेस है। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एज वेन नेसेसरी, तो सिमिलर ये वैसा ही है कि अगर नेसेसरी है तो मीटिंग होनी चाहिए, बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग, लेकिन 2 मीटिंग से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 मीटिंग तो होनी ही चाहिए। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरमैन में थिंक, द चेयरमैन चाहता है तो उस टाइम पर उस जगह हो सकती है।
ठीक है, तो ये था हमारा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो इसमें क्या था, ये जो है सेक्शन 8A के अंदर डिस्क्राइब है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो इसमें मेंबर द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, हु शैल बी इट्स चेयरमैन, तो वो चेयरमैन हो सकता है। सच मेंबर ऑफ द अदर ऑफिशियल एज मे बी प्रिस्क्राइब द स्टेट गवर्नमेंट, अदर जो है मेंबर के लिए जो है प्रिस्क्राइब करती है स्टेट गवर्नमेंट। प्रोसीजर फॉर द मीटिंग द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एज द एंड व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत है वो तब तो मीटिंग हो ही होगी, बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग। तो ये भी बिल्कुल स्टेट की तरह यहाँ पर 2 मीटिंग से कम नहीं होनी चाहिए एवरी ईयर, मतलब हर साल कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए, और जब ज़रूरत है जब नेसेसरी है तब भी मीटिंग होगी। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एज सच टाइम एंड प्लेस एज सिमिलर, यहाँ पर भी जिस समय या जिस वक्त उनको नीड होगी या नेसेसरी होगी तो उस समय मीटिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, कस्टमर को, तो वो किस तरीके से कहाँ का कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, और किस अमाउंट में किस कोर्ट में जाकर वो किस फॉर्म में जाकर कंप्लेंट कर सकता है। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, तो क्या क्या एजेंसी यहाँ पर देखो, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फॉर्म और नेशनल फॉर्म, तो 3 तरीके की यहाँ पर हमारी फॉर्म्स हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म देखते हैं। द अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, तो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, हु शैल बी इट्स प्रेसिडेंट। 2 अदर मेंबर वन ऑफ द होम शैल बी होम हु शैल हैव बी क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉट लेस देन 35 ईयर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 2 अदर मेंबर, मतलब 2 अदर मेंबर होंगे लेकिन उनमें से एक महिला भी होगी, 2 ऑफ होम शैल बी अ वुमेन, ठीक है। हु शैल हैव द फॉलोइंग, कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और कंप्लेंट के लिए, अब हमें एक कस्टमर को अगर कंप्लेंट करनी है तो ये जो सारी थी ये तो हो गई कि ये सारे जो है वहाँ पर मेंबर होंगे जो ये केसेस को देखेंगे। अब कंप्लेंट कौन कर सकता है, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म्स इज नाउ डिस्ट्रिक्ट कमीशन विल हेयर केसेस वैल्यू अप टू 1 करोड़। तो जो पहले वैल्यू थी, जो हमारे 19 से जो चल रहा था हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, ठीक है, लेकिन जो अभी 2019 का है उसमें जो है 1 करोड़ तक वैल्यू कर दी है। पहले यहाँ पर कितने रुपए के मामले देखे जाते थे, 20 लाख तक के, मतलब 20 लाख तक का अगर किसी का कुछ केस है तो वो यहाँ पर जाता था डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, लेकिन अब यहाँ जो है वैल्यू इंक्रीज कर दी गई है, 1 करोड़ तक के जो है अब केसेस यहाँ पर देखे जाते हैं। द स्टेट फॉर्म्स, अब स्टेट फॉर्म जो है सेक्शन 16 to 19 में क्या बोला गया है, अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट का एक जज होना चाहिए, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी प्रेसिडेंट, तो ये भी अपॉइंटेड जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। 2 अदर मेंबर वन ऑफ देम कैन बी वुमेन, तो एक वुमेन हो सकती है। हु शैल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी टू, मतलब जो जिसके अंदर एबिलिटी होगी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पर कंप्लेंट के जो केसेस हैं वो कहाँ तक आने चाहिए, पहले जो है वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के आते थे, लेकिन अब जो है न्यू प्रोटेक्शन एक्ट में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर अब इस वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि अब 10 करोड़ तक के जो है केसेस यहाँ पर आ सकते हैं। 20 लाख से पहले 1 करोड़ तक आते थे, लेकिन अब जो है चेंज हो चुके हैं, अब यहाँ पर 10 करोड़ तक की वैल्यू के केसेस आ सकते हैं। द नेशनल फॉर्म्स सेक्शन 20 to 23, इसमें बताया गया अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो होना चाहिए। हु शैल बी इट्स प्रेसिडेंट। 2 अदर नंबर वन ऑफ दैम कैन बी वुमेन हो सकते हैं। हु शैल बी अ पर्सन टू एबिलिटी टू इंटीग्रिटी, मतलब वही सारी इसमें नॉलेज होनी चाहिए, एडुकेट, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चीज़ों को समझ सके, केसेस को समझ सके और सूझबूझ से अपने केसेस को सॉल्व कर सके। और इसमें जो है कंप्लेंट के जो है केसेस अब आते हैं 10 करोड़ तक, पहले जो है यहाँ पर आते थे 1 करोड़ तक के सारे केसेस, तो अब यहाँ पर जो है वैल्यू इंक्रीज कर दिया। तो देखो तीनों में मेजर पॉइंट ये आते हैं, पहले यहाँ पर जो है 20 लाख तक के आते थे, यहाँ पर 1 करोड़ तक के आते थे, ठीक है, लेकिन अब इनको चेंज कर दिया गया है, अब 1 करोड़ तक या 10 करोड़ तक या 10 करोड़ से ज़्यादा तक के, ठीक है। और जो पहले था वहाँ 20 लाख तक के, और यहाँ 1 करोड़ तक के, और यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा के। यहाँ पर जो है वो हाई कोर्ट
का जज होना चाहिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे। ये बेसिकली एग्जाम में यही पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं फेमा। फेमा क्या है? बेसिकली फेमा की बात करें तो जब एक कंट्री में जो एक बिजनेस मैन है वो चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को और भी एक्सटेंड करे और कंट्रीज़ में बेचे, या अगर किसी कंट्री में जाता है तो उसे वहाँ पर क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फॉरेन करेंसी की। फॉरेन करेंसी की उसे नीड होती है। तो फॉरेन करेंसी कैसे आएगी? अब जैसे पहले क्या था, जो हमारा फेरा था तो वहाँ पर हम बिलीव करते थे कि जितनी भी फॉरेन करेंसी है उन्हें हम रिजर्व करके रख लें, ठीक है, कि अब हमें कभी फॉरेन कंट्री में ट्रेड करना है या कुछ करना है तो हम उस फॉरेन करेंसी को यूज़ कर सकें, क्योंकि जो इंडियन करेंसी है वो हर कंट्री में नहीं चलती। इसी तरीके से अदर कंट्री की करेंसी भी यहाँ पर नहीं चलती, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉरेन करेंसी का यूज़ होता है, अब जैसे सपोज एक पर्सन जाता है ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ पे जो है वहाँ की करेंसी उसे चाहिए, या फिर वहाँ जाके जॉब करता है तो वो जो अर्न कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करेगा? उसको एक्सचेंज करेगा इंडिया में कि इंडियन करेंसी में। तो ये बेसिकली ये एक्सचेंज का प्रोसेस है, जिससे क्या है कि हमारी जो है ट्रेड में हेल्प होती है और हमारी इकोनॉमिक जो है वो भी डेवलप होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 1973, जो कि पहला था फेरा। पहले क्या था, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी कि अगर किसी को जो करेंसी चेंज करनी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, और अगर किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गई और उस पर कोई केस हो गया तो उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाता था, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में। तो ये बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से बहुत सारे जो अदर कंट्रीज़ के थे वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते थे या बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन का रेस्ट्रिक्शन होती थी, तो बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। तो फेरा जो है वो रिप्लेस कर दिया गया, वॉज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट 1990। तो ये 1990 में क्या है, 1999 में इसे रिप्लेस कर दिया गया। फेमा वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू फोर्स 1 जून 2000। तो ये कब जो है इन फोर्स में हुआ? 2000 में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब आया, इस्टेब्लिश हुआ? तो 1 जून 2000 में इस्टेब्लिश हुआ। और वो किसको रिप्लेस किया गया? फेरा को। ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, फेमा के क्या ऑब्जेक्टिव थे? द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर विच फेमा वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया वॉज फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। तो ऑब्वियसली है कि एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए था, और जो वहाँ से पेमेंट होती थी, जो पेमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम फेस करनी थी होती थी उसको रिगार्डिंग, उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये आया था। इट एम्फेसाइजेस ऑन ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता था कि जो भी करेंसी है वो इजीली एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है। इट लिबरल द फॉरेन पॉलिसीज फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी फॉरेन जो है कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में, या कुछ इंडियन कंपनी जो है बाहर इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो इजीली हो सके, तो ये फॉरेन ट्रेड को भी क्या करता था? प्रमोट करता था, क्योंकि यहाँ पर जो थी रेस्ट्रिक्शन कम थी। जैसे फेरा के टाइम में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी तो फेमा में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। कुछ मेजर प्रोविजन फॉर फेमा, तो कुछ देखते हैं हम प्रोविजन। फ्री ट्रांजैक्शन ऑन करंट अकाउंट, फ्री ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू रिसेबल रेस्ट्रिक्शन दैट मे बी इम्पोज्ड आरबीआई कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो कुछ जो है आरबीआई कंट्रोल करता है ओवर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को, ठीक है। कंट्रोल ओवर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर, तो ये जो है एक्सपोर्ट को भी, जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट उनको भी कंट्रोल करता है, उनको भी देखता है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, जो फॉरेन करेंसी आ सके, ठीक है। और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो इजीली हो सके। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करता है थ्रू द ऑथोराइज्ड पर्सन लाइक ऑथोराइज्ड डीलर और मनी। तो जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो डीलर्स हैं, वो जो है मनी एक्सचेंज का जो काम करते हैं कि फॉरेन करेंसी को चेंज करते हैं अदर कंट्री की जो है करेंसी में, तो ये ऑथोराइज्ड पर्सन या डीलर ही वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस, फेरा और फेमा में क्या डिफरेंसेस है। तो फेरा टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स, तो मैंने अभी आपको बताया था कि तो ये क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को जो है कंजर्व करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। इसका यही काम था कि जो भी हमारे पास करेंसी है उनको हम रिजर्व कर लें, जिससे कि बाद में हम यूज़ कर सकें। लेकिन फेमा जो है वो प्रमोट करता है फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन मार्केट को, ट्रेड को, तो इन सबको क्या करता है, वो प्रमोट करता है। टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इसे मेंटेन भी करता है। टू कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये फुल्ली कंट्रोल करते थे। लेकिन यहाँ पर फेमा भी बोला गया कि
कंट्रोल तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मैनेज करेंगे कि किस तरीके से हमें इसे मैनेज करना है। और यहाँ पर 81 सेक्शन थे, बहुत सारे सेक्शन थे, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो सेक्शंस को कम कर दिया गया, जिससे इजीली जो है हम फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दे सके, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके और फॉरेन करेंसी में डील कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। नो कंपाउंडिंग कुड बी देयर। अब यहाँ पर जो कंपाउंडिंग है उसका वर्ड बेसिकली मीनिंग है कि अगर फेरा में अगर कुछ केस हो जाता है किसी पर, तो उसे क्रिमिनल केस माना जाता था और उसको सीधा जेल हो जाती थी। लेकिन जो है फेमा वहाँ पर कंपाउंडिंग इज अलाउड, यानी कि कंपाउंडिंग का यहाँ पर बेसिकली जो है मीनिंग है कि आपको जेल होने से पहले आपको राइट है कि आप अपनी बात रख सकें और आपने जो भी प्रोसेस है जिससे आप बच सके या कुछ पेनल्टी पे करके आप बच सके, तो वो सारी चीज़ें फेमा में अलाउड कर दी गई रेदर देन फेरा, ठीक है। फेरा में कुछ अलाउड नहीं था, डायरेक्ट आपको जेल होगी क्योंकि आप पे क्रिमिनल केस लग गया है, ठीक है। लेकिन फेमा में ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, कंपाउंडिंग अलाउ कर दिया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सोशो कल्चरल फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। तो कैसे सोशो कल्चर फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, तो कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है। अब सोशो कल्चर क्या होता है, बेसिकली हर एक कंट्री का एक अपना कल्चर होता है, तो वहाँ के जो कस्टमर होते हैं उनकी डिज़ायर्स, उनकी नीड, उनकी जो प्रेफरेंसेस होती है वो अलग होती है। तो एक कल्चर कैसे रिप्रेजेंट करता है और वो बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे अब कोई प्रोडक्ट बनाया तो अगर इंडिया में वो प्रोडक्ट बन रहा है तो इंडियन कस्टमर के अकॉर्डिंग बनेगा, अगर अनदर कंट्री में बन रहा है तो वहाँ के अकॉर्डिंग बनेगा। एज सोसाइटी एंड कल्चर चेंज बिजनेस मस्ट बी अडॉप्ट टू स्टे अहेड ऑन देयर कंपटीशन। तो ये कंपटीशन को भी बढ़ाता है बेसिकली, तो वहाँ के जैसे भी चेंजेस हैं उन सबको अडॉप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाना एंड स्टे रेलिवेंट इन द माइंड्स ऑफ देयर कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के जो माइंड में है जो प्रोडक्ट को लेकर, तो उस अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनना। सम सोशो कल्चर फैक्टर आर एज फॉलो, तो कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर। चेंजिंग प्रेफरेंस, अब हर जो कंट्री है वहाँ पर जो वहाँ का कल्चर है उसके अकॉर्डिंग उनके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल गारमेंट का लेती हूँ तो इंडिया में इंडियन ड्रेसेस होती हैं, अनदर कंट्री जहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो वो फिर वेस्टर्न ड्रेसेस अलाउड होती हैं। अलाउड इन द सेंस उनकी वो प्रेफरेंस होती हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक है कंट्री का अकॉर्डिंग चेंज होती है। एडवर्टीजमेंट टेक्निक, कैसी एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट, कंट्री का इंटरनल एनवायरनमेंट, बिजनेस का जो है इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वो वर्क कैसे करें, उनकी स्किल्स, उनकी रिसोर्सेज कैसे यूज़ हो रहे हैं, उनकी लैंग्वेजेस, तो ये सारे जो है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। द की सोशो कल्चर फैक्टर दैट हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेशन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। कल्चर तो जो है एम्प्लॉय का जो है कंपनी के साथ कैसा रिलेशन है, और कंपनी जो है जैसा वर्क कर रही है वो जो है एम्प्लॉय की जो है लैंग्वेज उन्हें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, वहाँ का कल्चर बेसिकली कैसा है। तो यहाँ पर देखो लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज कैसी है, जो है प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब वो डिलीवर हो रहा है, या जो एम्प्लॉय में जो मैनेजमेंट टीम है जो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे की बात जो है समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो उनकी लैंग्वेज, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सपोज किसी को हिंदी लैंग्वेज नहीं आती तो उसको ये जो है समझ नहीं आएगा, तो डिपेंड ऑन लैंग्वेज। रिलीजन कैसा है वहाँ का, ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन कैसी है, और कस्टमर की क्या क्या प्रेफरेंसेस है, वो किसको प्रेफरेंस करते हैं। कुछ गुड्स उन्हें चाहिए होते हैं, कुछ की नीड नहीं होती, तो वो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं वो भी होता है। द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड फॉरेन गुड्स, तो फॉरेन गुड्स को लेकर उनका एटीट्यूड कैसा है। जैसे कि हम जो है फॉरेन गुड्स को बहुत अच्छा समझते हैं इंडियन, तो सिमिलर अदर कंट्री के जो पीपल हैं वो कैसा समझते हैं, या वी आर इंडियन कि हमें इंडियन प्रोडक्ट ही चाहिए, हमें इंडियन प्रोडक्ट ही अच्छे लगते हैं, तो वो उसको लेकर उनका एटीट्यूड कैसा है। इट इज़ CSR। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या होता है, अब जब बिजनेसमैन जो है वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहा है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है पब्लिक से जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वहाँ पर वो कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्टेक होल्डर, एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉय के लिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एनवायरनमेंट, तो वो एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखे। सोसाइटी इन विच इट्स ऑपरेट, जहाँ पर वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, ठीक है।
तो CSR कमेटी इज कंपलसरी, तो जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिजनेसेस, तो वहाँ पर कंपलसरी है कि वो एक CSR कमेटी बनाए और वहाँ पर कुछ परसेंट जो है इन्वेस्ट करे CSR के नाम पर। हैव टू स्पेंड 2% ऑफ एवरेज या नेट प्रॉफिट ऑन CSR एक्टिविटी given in section 135 first schedule 7 of Companies Act 2013 and Companies CSR Rule 2014। तो इस रूल में ये गिवन है कि अगर कंपनी जो है नेटवर्थ उसकी 5 करोड़ है या टर्नओवर उसकी 1000 करोड़ से ऊपर है, नेट प्रॉफिट वो 5 करोड़ से ज़्यादा उसका अर्निंग हो रहा है, तो उसको CSR जो है CSR कमेटी बनानी होगी और उसका कुछ परसेंट इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब वो वहाँ से अर्न कर रहा है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने वहाँ से इतना सारा प्रॉफिट अर्न किया है तो वो भी कुछ ना कुछ सोसाइटी को दे। ठीक है, वहाँ की उसकी अच्छाई के लिए वहाँ कुछ ना कुछ काम करे। तो एवरी कंपनी ऑन विच CSR इज एप्लीकेबल इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट और CSR कमेटी, तो उनको CSR कमेटी एक बनानी होगी बोर्ड के द्वारा। कंसिडरिंग 3 और मोर डायरेक्टर, जहाँ 3 और मोर डायरेक्टर होते हैं, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसका। हाउएवर इफ अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इन अन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर वो नहीं उनको रिक्वायर्ड है, देन इट शैल हैव 2 और मोर डायरेक्टर इन कमेटी, तो 2 डायरेक्टर से भी जो है कमेटी बनाई जा सकती है। कंटेनिंग 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड, कंटेनिंग एटलीस्ट 2% इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। अगर 2 फॉरेन कंपनी है तो वहाँ पर 2 डायरेक्टर भी जो है वो वर्क कर सकते हैं। विच 1% शैल बी ऑथोराइज्ड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, लेकिन 1% जो है वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए रेजिडेंट इन इंडिया, एंड अदर नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी, तो अदर जो मेंबर है वो नॉमिनेटेड हो सकता है फॉरेन कंपनी से। ठीक है, अब सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।